बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फ़िज़िक्स की क्लास में खुशामदीद आपको। फ़िज़िक्स में लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर दिया था। अब हम जो है अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8। इसका नाम है वेव मोशन एंड साउंड। 8 चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। वेव मोशन एंड साउंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के बाद आपके पास 2 चैप्टर रह जाएंगे और दोनों चैप्टरों का ताल्लुक जो है फिर वो लाइट से होगा। तो आगे के जो 2 चैप्टर हैं फिजिक्स में वो लाइट से ताल्लुक़ रखते हैं और ये चैप्टर जो है वो वेव और साउंड से ताल्लुक़ रखता है। इस चैप्टर में आप एक चीज़ पढ़ेंगे वेव और एक चीज़ पढ़ेंगे साउंड। साउंड तो आप जानते हैं जी, आवाज़। और साउंड को पढ़ने से आपको ये फ़ायदा होता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपके इर्द गिर्द मौजूद होती है, आवाज़। उसके बारे में जान पाते हो, साउंड के बारे में जान पाते हो, उसके पीछे की फिजिक्स को जान पाते हो। तो इस चैप्टर में जब आप साउंड पढ़ोगे तो आपको अपने इर्द गिर्द की जितनी भी साउंड होती है इनकी फिजिक्स पता चल जाएगी। और ये जो वेव पढ़ोगे आप इस चैप्टर में, वो आपको आगे के जो 2 चैप्टर है जिनका ताल्लुक लाइट से है उसमें बड़े हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि लाइट भी एक वेव होती है। लाइट भी एक वेव की टाइप होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो उसमें भी आपको हेल्प रही होगा। तो इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। आप इस चैप्टर में वेव पढ़ोगे, आप इस चैप्टर में साउंड पढ़ोगे। फिर वेव भी कहने को एक छोटा सिंपल टॉपिक नहीं होता, उसमें बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। तो हमें काफ़ी छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ें, काफ़ी डेरिवेशन है। इट विल बी अ लेंथी चैप्टर। अब इसमें जो हम सबसे पहली चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन मैंने आपको कल की क्लास में ब्रीफ किया था। पीरियोडिक का मतलब होता है, ये जो वर्ड है ना पीरियोडिक, इसका मतलब होता है अगर कोई चीज़ एक ख़ास टाइम बाद रिपीट हो रही हो। कोई भी चीज़ अगर एक ख़ास टाइम बाद रिपीट हो रही हो तो वो पीरियोडिक हो जाता है। मोशन का मतलब है कोई भी चीज़ हरकत में हो, मूव कर रही हो। तो पीरियोडिक मोशन क्या हो जाएगा? ऐसा मोशन जो एक ख़ास टाइम बाद रिपीट हो जाए। अ टाइप ऑफ मोशन विच रिपीट आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, मैं इसकी सिंपल सी बात लिखूंगा, रिपीट या मोशन विच रिपीट आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है जी। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है जी? पीरियोडिक मोशन होते हैं ऐसे मोशंस को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं जो एक खास टाइम बाद रिपीट होना शुरू हो जाए। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो है आपकी अर्थ का मोशन होता है। आप जानते हैं जी कि ये है सूरज, और आपका अर्थ जो है इस सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है, ऐसे गोल दायरे में, एक गोल पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। अगर आप इस अर्थ के मोशन को गौर से देखें, ये एक खास टाइम बाद रिपीट हो जाता है। 365 दिन का टाइम लगता है। 365 दिन का टाइम लगेगा आपकी अर्थ यूं मूव करते हुए पूरा एक चक्कर काट लेगी और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, रुकेगी नहीं। वापस अपने अपने मोशन को कंटिन्यू कर लेगी, इसी पाथ पर दोबारा ये मोशन करेगी, फिर दोबारा 365 दिन लगेंगे और ये एक पूरा चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपकी अर्थ जो है वो एक खास टाइम बाद अपने मोशन को रिपीट कर रही है जी। क्या खास टाइम है वो? 365 दिन। 365 दिन के बाद आपका अर्थ अपने मोशन को रिपीट कर देता है और दोबारा उसी पाथ पे, दोबारा उसी स्पीड से, दोबारा उसी टाइम पीरियड पर अपना मोशन कंप्लीट कर लेता है। तो ये पीरियोडिक मोशन हो गया। इसी तरीके से कल मैंने आपको घड़ी की एग्जाम्पल दी थी। 12 घंटे बाद आपकी घड़ी में वही टाइम हो रहा होता है जो आपका रिपीट होना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पे 1 बज रहा है जी, 1 बज रहा है। 12 घंटे बाद क्या होगा जी? वापस आपकी ये सुई गोल मूव करके इसी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। सही कह रहा हूँ ना? 12 घंटे बाद क्या होगा? ये आपकी सुइयां जो है घड़ी की, ये अपना मोशन करके वापस अपनी इसी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगी और अब अपना मोशन रिपीट करेंगी। तो ये भी पीरियोडिक हो गया। पेंडुलम को देखें अगर हम, तो पेंडुलम यहाँ से स्टार्ट करो जी, सपोज करो आप। क्या होता है जी? पेंडुलम पहले यूं जाएगा, इस पोजीशन पर आके रुक जाएगा और फिर वापस घूमकर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा, रुकेगा नहीं, दोबारा अपना मोशन कंटिन्यू कर लेगा। दोबारा जो है इसी तरह वापस जाएगा, ए से बी, बी से ए, ए से बी, बी से ए।
रिपीट हो रहा है खास टाइम बाद। तो सच टाइप ऑफ मोशंस विच रिपीट आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ऐसे मोशन जो एक खास टाइम बाद रिपीट हो रहे होते हैं उनको हम पीरियोडिक मोशंस कहते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा जी, जिस जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है वापस उसी पॉइंट पर आ जाएगा और उसके बाद दोबारा अपना मोशन कंटिन्यू कर लेगा। मैंने आपको कहा था कि हम पीरियोडिक वर्ड काफ़ी जगहों पे यूज़ करते हैं। पीरियोडिक टेबल, जो हमारी क्लासेस होती है उनको भी हम पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सारे रिपीट हो रहे होते हैं, एक खास टाइम बाद वो रिपीट हो रहे होते हैं। तो ये पीरियोडिक मोशन होता है जी। इसकी एग्जाम्पल्स मैंने आपको काफ़ी दी है जी। पेंडुलम का जो मोशन होता है वो पीरियोडिक होता है। आपकी घड़ी का जो मोशन होता है वो पीरियोडिक होता है। आपकी अर्थ जो सूरज के गिर्द घूम रही है वो पीरियोडिक मोशन है। आपका जो चांद दुनिया के गिर्द घूम रहा है वो पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, लेकिन हम गाड़ी अगर रोड पे चला रहे हैं वो पीरियोडिक नहीं है, क्योंकि आप ए से बी चलेगा, बी से ए थोड़ी आ रहे हो, तो वो पीरियोडिक नहीं होगा। एक खास टाइम बाद रिपीट होना चाहिए। तो दे आर कॉल्ड पीरियोडिक मोशंस। अब पीरियोडिक मोशन के बाद दूसरी चीज जो हम स्टडी करेंगे वो है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशंस क्या होते हैं जी? ये टर्म आपने बड़ा कॉमन होता है जी, आप बहुत पहले भी उसको पढ़ के आ रहे हैं, आप मैट्रिक क्लास में भी आपने पढ़ा है जी। टू एंड फ्रो मोशन, ये एक सिंपल सा वर्ड होता है इसके लिए। टू एंड फ्रो का मतलब होता है आना जाना। टू एंड फ्रो अबाउट मीन पोजीशन। अगर ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन पर बार बार आना जाना करे तो ऐसे मोशन को आप वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। मीन पोजीशन का मतलब होता है कि वो पोजीशन, अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसकी जो पोजीशन होती है उसको हम कहते हैं मीन पोजीशन। मिसाल के तौर पे अगर पेंडुलम रुका हुआ है, उसी पेंडुलम की एग्जांपल लेते हैं क्योंकि पेंडुलम वाइब्रेटरी मोशन शो करता है। पेंडुलम रुका हुआ है जी, तो ये इसकी मीन पोजीशन है। अब अगर आप पेंडुलम को मूव कराते हैं, आप पेंडुलम को मूव कराएंगे तो ये ऐसे जाएगा एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जिसको आप कह लो ए। फिर ए से फिर ये वापस अपनी मीन पोजीशन पर आ जाएगा, ये मीन पोजीशन पे वापस आएगा, फिर मीन से आगे जाएगा और ये एक और एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगा जिसको आप कहते हो बी। और फिर बी से आगे नहीं बढ़ेगा, बी से वापस मीन पोजीशन पर आएगा। ऐसे ही अपनी बार बार ए से मीन पर आएगा, फिर मीन से आगे बढ़ जाएगा, बी पे चला जाएगा, फिर बी से वापस मीन पर आएगा, फिर मीन से आगे। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप कि ऑब्जेक्ट पेंडुलम बार बार अपनी मीन पोजीशन पर आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। आपने ड्रम देखा होगा जी, ढोल। ढोल पे ये जो स्किन होती है ये स्किन कहलाती है, जिसको हम हाथ मारते हैं तो इसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। ये स्किन जो होती है ड्रम की, ये भी वाइब्रेटरी मोशन होती है, क्योंकि जब आप इसको हिट करते हो, अगर हम इसको एक लाइन से ड्रॉ करें तो ये स्किन है, जब आप इसको हिट करते हो तो ये स्किन जो है ऐसे नीचे की तरफ जाती है, नीचे की तरफ जाती है, फिर उसके बाद वापस ऊपर की तरफ आती है, फिर ये ऐसे मज़ीद ऊपर जाती है, थोड़ा बाहर निकल जाती है, फिर वापस नीचे की तरफ आती है। तो ऐसे ये हिलना शुरू करती है, ऐसे ऐसे हिलती रहती है, आवाज़ पैदा होती है। ये भी वाइब्रेटरी मोशन हो गया, क्योंकि इसमें जो है ये जो स्किन ऑफ द ड्रम है ये बार बार अपनी मेन पोजीशन पर जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है। इसी तरीके से अगर आप एक रबर बैंड लें और उसको खींच के रखें, अब आप बीच में फोर्स अप्लाई करें तो रबर बैंड क्या होगा, पहले ऊपर चला जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा, फिर वापस अपनी मेन पोजीशन पर आ जाएगा, फिर नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, एक खास पॉइंट तक जाएगा, उसके बाद वापस अपनी मेन पोजीशन पर आएगा। ऐसे ही अपनी मेन पोजीशन पर बार बार आना जाना करेगा। तो ट्राई करिएगा इन मोशंस को, दे आर ऑल वाइब्रेटरी मोशंस। तो ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट बार बार अपनी मेन पोजीशन पर आना जाना कर रहा होता है, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। तो दो चीज़ें हो गई। पीरियोडिक मोशन क्या होते हैं, ऐसे मोशन जो एक खास टाइम बाद रिपीट हो रहे होते हैं, और वाइब्रेटरी मोशन क्या होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट बार बार अपनी मेन पोजीशन पर आना जाना कर रहा होता है। घड़ी का मोशन वाइब्रेटरी नहीं है, याद रखिएगा एक बात और। जैसे अर्थ का जो मोशन था, जिसमें ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ का मोशन ले, अगर हम दोबारा, ये सूरज है और अर्थ आपकी गोल घूम रही है, ये अर्थ है, ये पीरियोडिक है, वाइब्रेटरी नहीं है। क्योंकि ये मेन पोजीशन लगाने चले, अगर हमने सपोज कर लिया अर्थ हमारी रुक गई, तो ये मेन पोजीशन हो गई थी। अब अर्थ अपनी मेन पोजीशन पे जा रही है, ये जा रही है, मेन पोजीशन से चली गई, ठीक है, वापस रिटर्न नहीं आ रही है। पीरियोडिक मोशन कब होता, जब आपकी अर्थ ऐसे मूव करती कि पहले आपकी अर्थ मेन पोजीशन से ऐसे आगे जाती, फिर वापस मीन पर आती, फिर ऐसे आगे जाती, फिर वापस मीन पर आती, तो मैं कहता कि अर्थ का मोशन वाइब्रेटरी है। ठीक है, अगर अर्थ जो है पहले ऐसे जाती, फिर वापस आ जाती,
फिर ऐसे जाती, फिर वापस आती, तो हम कहते हैं हाँ जी अर्थ जो है अपनी मीन पोजीशन पर आना जाना कर रहा है, और हम कहते हैं कि ये वाइब्रेटरी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अर्थ अपनी मीन पोजीशन पर चली जाती है, वापस नहीं आती, तो ये वाइब्रेटरी नहीं हुआ। हाँ पीरियोडिक है। पीरियोडिक क्यों है? क्योंकि खास टाइम पर रिपीट हो जाता है, ये मोशन 365 दिन के बाद रिपीट हो जाता है। इसी तरह घड़ी का जो मोशन होता है वो पीरियोडिक जरूर है, रिपीट हो रहा है एक खास टाइम बाद, लेकिन वाइब्रेटरी नहीं है। घड़ी भी एक ही आगे की तरफ बढ़ रही है, पीछे की तरफ नहीं आती है। 1 से 2 बजेगा, 2 से 3 बजेगा। वाइब्रेटरी कब होता? जब 2 से 3 बजते, 3 से 2 बजते, 2 से 1 बजता, 1 से 2 बजते, तो मैं कहता वाइब्रेटरी। अगर 1 2 3 घड़ी है, सुई यहाँ पर है 2 पे, पहले 3 पे आती, फिर 2 पे जाती, फिर 1 पर जाती, फिर वापस 2 पे आती, तो मैं कहता हाँ जी ऑब्जेक्ट जो है 2 पर वाइब्रेट हो रहा है, 2 पर बार बार आना जाना कर रहा है, तो आप कहते हैं हाँ जी घड़ी का मोशन वाइब्रेटरी है। ऐसा नहीं होता, घड़ी तो 2 से आगे निकल जाती है, 2 पे आ जाएगी, दोबारा रिटर्न उल्टा नहीं आएगी, आगे बढ़ती जाएगी, 1 से 2 पे आएगी, 2 से 1 पे नहीं जाएगी। तो आप घड़ी के मोशन को क्या कहोगे? वाइब्रेटरी है? नहीं, घड़ी का मोशन वाइब्रेटरी नहीं है। हाँ पीरियोडिक जरूर है। तो तमाम पीरियोडिक मोशंस वाइब्रेटरी हो ये जरूरी नहीं है। हाँ तमाम वाइब्रेटरी मोशंस पीरियोडिक जरूर होते हैं, ये बात जरूरी होती है। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई थी। एक पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन क्या होता है? ऐसे मोशंस जो एक खास टाइम बाद रिपीट हो रहे होते हैं उनको हम पीरियोडिक मोशंस कहते हैं। और वाइब्रेटरी मोशंस क्या होते हैं? ऐसे मोशंस जो बार बार अपनी मेन पोजीशन पर आना जाना कर रहे होते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वो प्रोड्यूस करता है साउंड। आवाज जो पैदा होती है ना, वो वाइब्रेशन की वजह से पैदा होती है। इसको हम लेटर डिस्कस करेंगे। अब वाइब्रेटरी मोशन के बाद तीसरा मोशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कहलाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे मोशन होते हैं जिनमें 3 खूबियां पाई जाएं। 3 खूबियां लाजमी हो। पहली, वो वाइब्रेटरी हो, यानी उसमें वाइब्रेशन पाई जा रही है, बार बार मेन पोजीशन पर आना जाना आना जाना आना जाना कर रही हो, वाइब्रेशन हो उसके अंदर, वाइब्रेटरी मोशन हो, पहली कंडीशन ये। दूसरी, उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके? डिस्प्लेसमेंट के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आपको पता होगा, इतनी दफा आपने लॉज से इक्वेशंस बनाई है जी, कि एक्सेलरेशन बढ़ेगा जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, एक्सेलरेशन कम होगा जब डिस्प्लेसमेंट कम होगा। इसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये दूसरी कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि एक्सेलरेशन जो है वो मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट हो। एक्सेलरेशन, क्योंकि आप पता है एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन होगी कैसी होगी? इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन, हमेशा बीच की तरफ डायरेक्शन होती है। तो ऐसे मोशन को जिनमें ये 3 खूबियां पाई जा रही होती हैं, पहली कि वो वाइब्रेशन में हो, दूसरी उसका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, और तीसरा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन की तरफ हो, मीन पोजीशन की तरफ हो। ऐसे मोशन को आप सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? ऐसे, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ए एक्सेलरेशन है, एक्स से मुराद डिस्प्लेसमेंट है, ये आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साबित कर दिया। और माइनस का मतलब है कि ये मीन की तरफ डायरेक्शन हो रही है। माइनस का मतलब क्या है? कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन की तरफ है। तो ऐसे इसको आप मैथमेटिकली लिखते हो। मिसाल के तौर पे पेंडुलम का जो मोशन होता है वो सिंपल हार्मोनिक होता है। ये पेंडुलम है जी, ठीक है जी, ये पेंडुलम की छत है, और ये आपके पास पेंडुलम आ गया, ये इसकी मीन पोजीशन है, एम से मीन पोजीशन। अब जब आप इसको मूव कराओगे, ये अपनी इस एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है जी, इसको हम ए कह रहे हैं। फिर ये ए से वापस एम पे आएगा, एम से वापस बी पर जाएगा, बी से वापस एम पर आएगा, वाइब्रेशन हो रही है, पहली कंडीशन पूरी हो गई। पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है ना, बार बार मीन पर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो वाइब्रेशन पाया जा रहा है। एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके अंदर, जो हम प्रूफ करेंगे, मैं प्रूफ करूंगा इस बात को। एक्सेलरेशन इस केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट से
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन की तरफ होगी, यानी अगर ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा होगा, ऐसे मूव कर रहा होगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन की तरफ होगी। अगर यहाँ पर पेंडुलम ऐसे मूव कर रहा होगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन की तरफ होगी। हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी? मीन की तरफ, लिहाजा माइनस भी डाल दिया हमने। अब ये बात मैं प्रूफ करूंगा, ये बात अभी आपके शायद हजम ना हो कि यार एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हो रही है, लेकिन ये मैं साबित करूंगा, मैं करना है, साबित करना है सिलेबस में। तो पेंडुलम का मोशन सिंपल हार्मोनिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर वाइब्रेशन पाई जा रही होती है। इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसमें जो एक्सेलरेशन होता है उसकी डायरेक्शन मीन की तरफ होती है, मीन की तरफ। तो ये हमें अभी मैथमेटिकली साबित तो करना है, लेकिन जरा एक वैसे ही वर्बली कोशिश करते हैं समझने की। वैसे तो हम मैथमेटिकली साबित करेंगे। जरा इमेजिन करें आपके हाथ में एक पेंडुलम है, ये उसकी मीन पोजीशन है, ठीक है। अब आपने इसको मूव कराया, मीन पोजीशन है, सपोज करो ये रुका हुआ है, सपोज करो ये अभी, अब चले इसको मोशन में ले आते हैं। ये मोशन में ये हरकत कर रहा है, ए से बी, बी से ए, ऐसे आ रहा है जी। तो हमने इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे ले लेते हैं, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है जी, एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब इसका जो, अब ये मीन पोजीशन से सपोज करे जी ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। जितना जितना ये आगे जाता जाएगा, मीन से ए की तरफ जाता जाएगा, उतना डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर पहले ये इतना सा मूव हुआ, डिस्प्लेसमेंट कम, थोड़ा सा आगे गया डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा, थोड़ा सा आगे गया डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा, और बिल्कुल जब ए पे पहुंच गया तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो जब ये मूव कर रहा है मीन से ए की तरफ, इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है जी। ये बात तो समझ में आ रही है। तो पेंडुलम जब मीन पोजीशन से ए की तरफ जाता जा रहा है, जितना ये मीन पोजीशन से दूर हो रहा है, सीधी सी बात है, फासला बढ़ता जा रहा है मीन से, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। जरा एक्सेलरेशन चेक करते हैं। हमने एनर्जी वाले मामलात पढ़े हैं चैप्टर 8 के अंदर। तो जब यहाँ पर मौजूद होता है आपका पेंडुलम, उसकी वेलोसिटी यहाँ मैक्सिमम होती है, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, जिसकी वजह से इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। ये तो हमने पढ़ा है एनर्जी वाले चैप्टर में। तो जब पेंडुलम आपका मीन पोजीशन पे है, इट हैज़ मैक्सिमम वेलोसिटी एंड इट हैज़ मैक्सिमम एनर्जी। अब जब ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है ए की तरफ, चूंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, एक्सेलरेशन माइनस होगा, अर्थ इसकी स्पीड को कम करेगा। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा, इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी, इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, वेलोसिटी कम होती जाएगी। जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा, इसकी रफ्तार कम होती जाएगी, और ए पे जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ये तो हमने एनर्जी में पढ़ा है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, पढ़ा है हमने। तो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी चेक कर रहे हैं हम। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। अब जैसे जैसे पेंडुलम आपका ऊपर जाता जाएगा, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से इसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी। आखिर में क्या होगा? ए पॉइंट पर जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और ये ए पॉइंट पर जाके रुक जाएगा। तभी तो ये आगे नहीं गया है। ए पॉइंट से आगे क्यों नहीं गया? बिकॉज इट हैज नो वेलोसिटी, इसमें वेलोसिटी नहीं है, तभी ये आगे नहीं गया। अब चूंकि वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन पैदा हो गया। एक्सेलरेशन क्या हो गया? पैदा हो गया। अब जितना ये ऊपर जाता जाएगा, एक्सेलरेशन उतना इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि रुकता जा रहा है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी उतनी ज्यादा होती जा रही है। तो जितना ये ऊपर जाता जा रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ती जा रही है, इसकी रफ्तार में तब्दीली ज्यादा होती जा रही है। शुरू में इसकी रफ्तार थोड़ी सी कम तब्दील हुई है, फिर आगे जाके और, फिर आगे जाके और, आखिर में तो जाके जीरो हो गई। इसका मतलब है इसकी पूरी रफ्तार खत्म हो गई। तो जितना ये ए पर जाता जा रहा है, एक्सेलरेशन भी उतना इंक्रीज होता जा रहा है, एक्सेलरेशन उतना इंक्रीज होता जा रहा है। चलें इसको और एक और एग्जाम्पल से, नंबर से लेते हैं, जरा नंबर से समझने की कोशिश करते हैं। ये पेंडुलम, ये आपका पेंडुलम मीन पोजीशन पे, ये ए पोजीशन पे। पहले डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। जब यहाँ पर आया, कितना फासला होगा? 1 सेंटीमीटर लगा लो। जब यहाँ पर पहुंचा होगा, बढ़िया फासला नजर आ रहा है, 2 सेंटीमीटर। जब ए पे पहुंचा, और फासला साफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 3 सेंटीमीटर। यानी जब मीन से ए की तरफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है जी। अब जरा वेलोसिटी चेक करते हैं। पेंडुलम यहाँ पर है मीन पोजीशन पे, मैंने आपको बताया यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है
वो मैक्सिमम होती है। लेट्स से यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। अब जब ये ऊपर जा रहा है इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो गई। कितनी हो गई? लेट्स से कि जी इसकी वेलोसिटी जो है वो 18 हो गई। एक्सेलरेशन कितना हो गया? 2। अब जब ये यहाँ आया इसकी वेलोसिटी और कम हो गई। अब कितनी हो गई? 15। एक्सेलरेशन कितना हो गया? 5 का फर्क आ गया, एक्सेलरेशन और बढ़ गया। अब जब ये यहाँ पर आया मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी खत्म हो गई। एक्सेलरेशन कितना हो गया? 20 और बढ़ गया। तो जितना ये आगे बढ़ता जा रहा है उसकी वेलोसिटी उतनी कम होती जा रही है और इसकी एक्सेलरेशन उतनी बढ़ती जा रही है। तो एक्सेलरेशन इज ऑल इंक्रीज। ठीक, तो ये बात तो वही बात हो गई ना जो दूसरा पॉइंट है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जितना पेंडुलम मूव हो रहा है डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जा रहा है, एक्सेलरेशन भी बढ़ता जा रहा है। और जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट लगा लो, यानी कि यही मीन की तरफ। तो तीसरी बात भी साबित हो गई। इस सारी बात को हम मैथमेटिकली साबित करेंगे क्योंकि मैथमेटिकल बात मानी जाती है, ऐसे थ्योरेटिकल बात नहीं मानी जाती। तो ये होते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशंस, ऐसे मोशंस जिनमें 3 खूबियां पाई जा रही होती हैं। पहली कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मोशन होगा वो वाइब्रेटरी टाइप का होगा, यानी ऑब्जेक्ट बार बार अपनी मीन पोजीशन पर आना जाना कर रहा होगा। दूसरी बात, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और तीसरी बात, एक्सेलरेशन हमेशा मीन की तरफ डायरेक्शन होगी। ऐसे मोशंस को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। 3 एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। पहली, मोशन ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम का जो मोशन होता है वो सिंपल हार्मोनिक होता है, यानी उसमें भी एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के, और माइनस साइन होगा क्योंकि मीन की तरफ होगी। दूसरा, मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, यानी अगर आप एक स्प्रिंग से कोई ऑब्जेक्ट बांध दो और उसको हॉरिजॉन्टल मूव कराओ। अगर आपने ये एक स्प्रिंग है जी और आपने ये ऑब्जेक्ट बांध दिया और अब ये हॉरिजॉन्टल मूव करे, यानी ऐसे जाएगा फिर ये ऐसे आगे आ जाएगा फिर दोबारा पीछे जाएगा फिर आगे जाएगा, तो ये जो मोशन होता है इसको हम कहते हैं मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। ये भी सिंपल हार्मोनिक होता है, हमें प्रूफ करना होगा। और तीसरा, मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट गोल दायरे में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसके जो प्रोजेक्शन है उसका भी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक होगा। अब ये तो मैं आपको ये जो प्रोजेक्शन क्या है और उसका प्रोजेक्शन का मोशन सिंपल हार्मोनिक होगा, जब हम ये प्रूफ करेंगे तब हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में, अभी मैं इस पर नहीं जा रहा। तो हमें इन तीनों टाइप के जो मोशंस हैं, मोशन ऑफ पेंडुलम, मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स और मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हमें साबित करना होगा कि ये तीनों मोशन सिंपल हार्मोनिक हैं। ये अभी हम बोल तो रहे हैं, ये है या नहीं, वी हैव टू चेक इट, हमें चेक करना होगा। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, इन सारी चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स पढ़नी पड़ेगी। वाइब्रेशन क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये कुछ टर्म्स हमें समझनी पड़ेंगी, फिर जाके हमें ये स्टार्ट करना होगा। तो ज़रा दोबारा देखिएगा क्योंकि टॉपिक्स कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे आपके मजीद। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? ऐसे मोशन जो एक ख़ास टाइम बाद रिपीट हो रहे हों। वाइब्रेटरी मोशन क्या होते हैं? ऐसे मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट बार बार अपनी मीन पोजीशन पर आना जाना कर रहा होता है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होते हैं? ऐसे वाइब्रेटरी मोशन जिनमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन की तरफ होगी, मीन पोजीशन की तरफ होती है। एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको दूंगा, वो ये कि मैंने जो आपको एग्जांपल्स दिए हैं पीरियोडिक की, वाइब्रेटरी की और सिंपल हार्मोनिक की, इनके अलावा कोई अपने पास से मुझे एग्जाम्पल बताइएगा आप कल तक। मैंने तो आपको पीरियोडिक की क्या दी है? अर्थ का मोशन, घड़ी का मोशन और पेंडुलम का मोशन, ये पीरियोडिक की एग्जाम्पल दी है। वाइब्रेटरी की क्या एग्जाम्पल दी मैंने आपको? पेंडुलम का मोशन और ड्रम का मोशन जो होता है। और सिंपल हार्मोनिक की तो 3 नाम मैंने लिखे हैं। आप अपने तौर पे फाइंड आउट, सोचें, थिंक करें, अपने इर्द गिर्द माहौल को देखें, महसूस करें कौन सा मोशन आपको पीरियोडिक लगता है, मुझे बताएं कल तक। देखें अपने इर्द गिर्द क्या चीज़ आपको लगती है जी कि खास टाइम बाद रिपीट हो रही है, आप कहोगे वो पीरियोडिक है। कौन सा मोशन है जो बार बार अपनी मीन पोजीशन पर आना जाना कर रहा है, तो आप उसको वाइब्रेटरी कहोगे।
और वाइब्रेटरी मोशन ज़्यादातर सिंपल हार्मोनिक होते हैं, तो जो वाइब्रेटरी मोशन आप ऑब्जर्व करोगे वो अक्सर सिंपल हार्मोनिक ही निकलेगा। तो ये दैट विल बी योर होमवर्क। आप अपने तौर पर सर्च करो, फाइंड आउट, आइंस्टाइन बनो, सोचो, इट देखो, ऑब्जर्व करो क्या चीज़ आपको जो है पीरियोडिक या वाइब्रेशन नज़र आ रही है। अच्छा, अब हमें ज़रा कुछ बेसिक सी टर्म्स देखनी पड़ेंगी। पहली चीज़ है जी, वाइब्रेशन किसे कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन नहीं, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन कहते हैं वन कंप्लीट राउंड ट्रिप या वन कंप्लीट ट्रिप, पूरा एक चक्कर जब हो जाता है, इसको आप वाइब्रेशन कहते हैं। जैसे अर्थ के केस के अंदर ये सूरज है, ये अर्थ है, ये पूरा एक चक्कर हो गया, ये वन वाइब्रेशन कहलाएगा। पेंडुलम के केस के अंदर आपने यहाँ से स्टार्ट लिया जी ए से, तो आपका पेंडुलम पहले मीन पर आएगा, फिर वापस बी पर जाएगा, फिर बी से ए से मीन पर आएगा, फिर मीन से बी पर जाएगा, फिर बी से वापस मीन पर आएगा, मीन से ए पर आएगा, पूरा एक चक्कर हो गया, ये वन वाइब्रेशन कहलाएगा। तो वाइब्रेशन क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट मूव करके वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आता है, इसको आप कहोगे कि ये एक वाइब्रेशन हो गई। इसी तरह घड़ी के अंदर वाइब्रेशन कब होगा? अगर 1 बज रहा है तो वन वाइब्रेशन कब होगा? जब दोबारा 1 बज जाए। चांद के अंदर वाइब्रेशन कब होगा? जब चांद वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। तो इसको आप कहते हो वन कंप्लीट ट्रिप, विच इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। ये वन वाइब्रेशन हो जाती है। उसके बाद टाइम पीरियड, अगली टर्म जो होती है वो टाइम पीरियड कहलाता है। टाइम पीरियड कहते हैं एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लग रहा है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। जैसे अर्थ के केस के अंदर, अर्थ को पूरा ये सूरज के गिर्द एक चक्कर काटने में, एक वाइब्रेशन करने में 365 दिन लग जाते हैं। तो अर्थ का टाइम पीरियड क्या कहलाएगा? 365 दिन, यानी पूरा एक चक्कर काटने में 365 दिन लग रहे हैं। घड़ी के केस के अंदर घड़ी को पूरा एक चक्कर काटने में 12 घंटे लग जाते हैं। तो एक वाइब्रेशन कितने टाइम ले रही है? 12 घंटे का टाइम ले रही है। तो घड़ी का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 12 आवर्स। जबकि सेकंड पेंडुलम होता है, एक पेंडुलम की टाइप सेकंड पेंडुलम, वो क्या होता है जी कि ए से जब ये मूव करना शुरू किया तो जब दोबारा ए पर आएगा उसको 2 सेकंड लग जाएंगे, यानी 2 सेकंड के अंदर वो ए से मीन पर आएगा, मीन से बी पर जाएगा, बी से वापस मीन पर आएगा, मीन से वापस ए पे जाएगा। पूरा एक वाइब्रेशन करता है वो 2 सेकंड्स के अंदर, तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 सेकंड। तो टाइम पीरियड क्या होता है? पूरा एक ट्रिप, पूरा एक वाइब्रेशन करने में कितना टाइम लगता है।